कच्छ राज्य के बरोट राजमहल की चर्चा केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी होती थी। बरोट का भव्य महल अपनी वास्तुकला और उस पर की गई नक्काशी के लिए प्रख्यात था। इस महल का नाम और इसके राज्य की भव्य इमारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज था। आज तक ऐसी कोई इमारत नहीं बनी थी जो इतनी खूबसूरत हो। इसके झूमर में असल के रत्नों का इतना प्रकाश था कि वहां कभी मोमबत्ती या दिए की जरूरत ही नहीं हुई। दूर दूर से लोग बस महल की एक झलक देखने के लिए आया करते थे। इस महल की आवभगत ने कभी किसी को निराश नहीं किया। आज 19वीं सदी में पहुंचकर भी महल अपनी महानता और अपनी सुंदरता के लिए चर्चा में बना हुआ है। कच्छ के इस बरोट राज्य में कुछ भी सामान्य नहीं था। महल का हर कमरा, हर दीवार जैसे किसी बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा बहुत कुछ था राज्य में जिसके बारे में कुछ लोगों ने सुना था और शायद कुछ ने देखा भी था। बाहर से एक आदर, सम्मान, दान, पुण्य की चादर ओढ़े वहां का घराना अंदर से काफी कुछ ऐसा भी कर रहा था जिसकी चर्चा कभी नहीं हुई या बाहर नहीं आ पाई। राजा दिग्विजय बरोट ने अपने बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु के बाद ये पूरा राज्य अकेले संभाला था। उन्होंने अपने पिता और भाई के जाने के बाद राज्य के बहुत सारे नियम बदल दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनको किसी की भी गलतियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी और राज्य में गलती की सजा केवल और केवल सजाए मौत थी। आज भी राज्य में किसी को ये सजा मिलने जा रही थी। आज भी राजा ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसको सुनकर मंत्री, सेनापति सब आश्चर्यचकित थे। दिग्विजय ने महल के किसी खास सदस्य को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया था और इस काम के लिए उसने अपने 4 होनहार और भरोसेमंद सैनिकों को महल में आने का आदेश भिजवाया था। चारों सैनिक राजा के आदेश का पालन कर महल पहुंचते हैं और राजा उनको कहता है, एक महत्वपूर्ण काम है जो तुम लोगों को सौंप रहा हूं। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और उनमें से एक सैनिक, जिसकी एक आंख में काली पट्टी होती है, वो कहता है, कैसा काम महाराज? इसके बाद राजा ने अपना हुक्म जाहिर किया। सारे सैनिक एक दूसरे की ओर थोड़ा सा हैरानी से देखने लगते हैं। कहा जाता है कि कच्छ राज्य के उत्तरी भाग में एक उजाड़ जंगल था जहां कोई आता जाता नहीं था। इतिहास की माने तो वहां केवल राजा के दरबार से निकली हुई रद्दी ही नहीं फेंकी जाती थी, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी होता था जो रद्दी की आड़ में कुछ और ही था। दिग्विजय की जिन जिन राज्यों से दुश्मनी थी, उसने उनके खास खास लोगों को इस जंगल में नरभक्षियों के लिए छोड़ा था। दिग्विजय तीनों से ऊंचे स्वर में कहता है, तो तुम ये काम कर पाओगे या नहीं? राजा की बात को मना करना मौत को बुलाने के समान था। किसी की इतनी औकात नहीं थी कि राजा को मना करता, तो सबने एक साथ राजा की आज्ञा में हामी भरी। सैनिकों को रात को महल में ही रुकने को कहा गया और महामंत्री और सेनापति राजा के साथ एक गुप्त योजना बनाने लगे। सैनिक भी हैरान थे कि आज महाराज किसको भूत जंगल में छुड़वाना चाहते हैं, जिसकी उपस्थिति को इतना गुप्त रखा जा रहा है। और फिर रात होते ही महल में एकदम सुनसानी छा गई और चारों सैनिकों को आंखों में पट्टी बांधे एक कमरे में लेकर जाया गया और कहा गया, बिस्तर में पड़ी बोरी को लेकर चलो। सैनिकों ने बिस्तर से बोरी उठाई और उठाते ही उनको एहसास हुआ कि ये किसी खास का कमरा है। मलमल की चादर तो राजघराने में रहने वाले के ही कमरे में हो सकती है। चारों बिना सवाल किए बोरी को लेकर महल से बाहर की तरफ जाने लगे। महामंत्री ने महल के गुप्त रास्ते से उन लोगों को महल के बाहर लगी बोगी में बैठने को कहा और जैसे ही वो चारों बोरी के साथ बोगी में बैठे, वैसे ही उनकी पट्टियां खोल दी गईं और सेनापति ने आदेश दिया, भूत जंगल के बीचों बीच इस बोरी को छोड़ देना। याद रहे, जंगल के बीचों बीच। चारों ने सेनापति की बात में सर झुकाया और वहां से बोगी में निकल गए। जंगल की तरफ जाता हुआ रास्ता एकदम सुनसान था। उसमें से एक ने बोगी को रोका और कहा, आगे हमें पैदल ही जाना होगा। चारों बोगी से उतरे
और बोरी को कंधे में चढ़ाकर भूत जंगल के बीचों बीच निकल गए। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने बोरी को नीचे फेंक दिया और जैसे ही बोरी को नीचे फेंका वैसे ही तेज धड़ाम की आवाज आई। चारों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और फिर बोरी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। बोरी के अंदर से लड़की का सिर बाहर निकला जो महज 17-18 साल की होगी। चारों सोच में पड़ गए कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी उनमें से एक ने कहा, ये तो कोई राजकुमारी लगती है। उनमें से एक सिपाही, जिसको बस लड़की का सुंदर चेहरा दिख रहा होता है, वो कहता है, जो भी हो, लड़की है तो बहुत ही खूबसूरत। अगर कुछ देर के लिए हम भूल जाएं कि हमें यहाँ इसे मरने देने के लिए छोड़ा है, तो इसके शरीर से अपने तन की आग को शांत कर सकें तो क्या बुरा है। वैसे भी कुछ देर में से मरना ही है। ये बात शायद उन सबके जहन में चल रही थी, लेकिन कोई उसको बोल नहीं पा रहा था। एक सिपाही के पहल करते ही दूसरे को हिम्मत आ गई और उसने कहा, सेनापति ने बस इतना ही कहा था कि जंगल के बीचों बीच छोड़ देना, और जब इसको मरना ही है तो बात तो सही है, किसी का भला तो हो। ये सुन तीसरा कहता है, वैसे भी दोस्त, अगर सागर सामने है तो काहे को कोई घर प्यासा जाए, पहले मजा लेते हैं फिर आगे का देखेंगे। और सिपाही ये बोलकर ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनमें से एक सिपाही अपनी तलवार से बोरी को बीचों बीच से चीर देता है। बोरी के फटते ही लड़की के हाथ पैर भी बाहर आ जाते हैं। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी है। वो आंख खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। पहला सैनिक, जिसका नाम रतन था, वो लड़की को अपने हाथों से जैसे ही छूने लगता है, उसको अपनी बीवी की याद आने लगती है। उसको याद आता है कि उसकी बीवी उसको छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि वो उसको एक औलाद नहीं दे पाया। उसका चेहरा गुस्से में लाल होने लगा क्योंकि इस वजह से उसको घर छोड़कर यहाँ कच्छ में सर छिपाने की जगह ढूंढने आना पड़ा। रतन जैसे ही अपना गुस्सा लड़की के शरीर के माध्यम से निकालने के लिए उसके कपड़ों में हाथ फेर ही रहा था, वैसे ही लड़की आंखें खोलती है। सब ये देख हैरान रह जाते हैं। वो लड़की सहमी सी चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसको पता ही ना हो कि उसके साथ क्या हो गया हो, उसको कहां लेकर आया गया है और क्यों। उसको कुछ अंदाजा भी नहीं था। उन चारों सिपाहियों को उसकी जान की कुछ नहीं पड़ी थी। वो तो उसे बस हवस की नजर से देखने लगते हैं। लड़की वहां से उठने की जैसे ही कोशिश करती है, चारों उसको घेर लेते हैं। वो फिर से उठने की कोशिश करती है तो एक सैनिक उसको धक्का देते हुए कहता है, यहां से कहां भागकर जाएगी मूर्ख लड़की, चुपचाप हमें वो करने दे जो हम चाहते हैं, तो शायद तुझे आराम की मौत मिल जाए। उस बेचारी लड़की को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसका चेहरा डरा हुआ था, उसके मुंह में आवाज नहीं थी। सैनिक उसको देखकर हंसने लगे और उसकी गंदी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। लड़की का डर और बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे डर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसको वहां से उठने की हिम्मत भी मिल रही थी। लड़की ने पैरों को रेंग कर कुछ खड़े होने की हिम्मत की और कहा, ये सब मत करो, मुझे जाने दो। पर सैनिकों की आंखों में दया का एक भी भाव नहीं था। जैसे ही वो लोग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने जा रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही आश्चर्यजनक था। किसी शक्ति ने उस सैनिक को इतना जोर का धक्का दिया कि वो उछल के इतनी दूर गिरा कि सब दंग रह गए। सब इधर उधर देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है। कोई कुछ समझ पाता कि एक और सैनिक की बहुत ही बुरे हाल में मौत हो गई। उसकी आंखें वैसी थीं जैसे किसी हैवान को देखकर किसी की हो जाती हैं। इस हादसे से बाकी के दोनों सैनिक बुरी तरह डर गए थे। पहले सैनिक ने फिर लड़की के पास जैसे ही जाने की कोशिश की, वो अचानक से हवा में गायब हो गया और फिर उसके शरीर के बिखरे हुए टुकड़े ही दिख पाए। लड़की ये सब सुनकर खुद हैरान थी और डर भी गई थी। बाकी दोनों सैनिकों को जब लगा कि अब उनके पास जान बचाने का कोई चारा नहीं है, तो दोनों ने उसके आगे घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर कहा, कृपया हमारी जान बख्श दो, हम दोनों आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, कृपया हमें क्षमा करें, हम तो बस राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे।
लड़की ने मासूमी से पूछा। मैं कहाँ हूं? एक सैनिक ने बताया, तुम भूत जंगल में हो, अब हमें जाने दो, हमने तो बस राजा की बात का पालन किया है। ये सुनते ही वो लड़की एकदम हैरान हो गई। ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बोली, आखिर चाचा मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? सैनिक ये बात सुनकर एकदम दंग थे। उन्होंने उस लड़की को आज से पहले कभी महल में नहीं देखा था। दोनों वहां से भागने की जैसे ही कोशिश करते हैं, तभी लकड़ी की दो डालें उनके आर पार हो जाती हैं और एक भयानक आवाज आती है। मेरे गुस्से को जगाने वाले की केवल एक सजा है, सजाए मौत। आखिर यह आवाज किसकी थी? कौन है ये साया जिसने सैनिकों पर हमला किया? कौन है ये मासूम लड़की? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।